Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very warm welcome to JIB Prep. हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट ABFM तैयार, जहां मॉड्यूल डी के सेकंड लास्ट यूनिट पे हैं आज हम, जो कि आपका यूनिट 24 ग्रीन फिनेंस। ग्रीन फिनेंस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल सकते हैं। यूनिट 23 एंड 24 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 भी इंपॉर्टेंट है, फिर थोड़े डिटेल है। 23 एंड 24 आर लिटिल डिटेल। ओके, तो लास्ट तीनों यूनिट्स आपके एग्जाम में काफी हद तक आपको लास्ट क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से दिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ग्रीन फिनेंस। ग्रीन फिनेंस रेफर करता है वो एक्टिविटीज जहां पर आप बेसिकली इस पैसों को इस्तेमाल करने वाले हो एनवायरनमेंट के लिए, है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जो पैसे आप फंडिंग डाल रहे हो, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर नेचर। मतलब जो आप जैसे मान लेते हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, वहां के लिए आपको पैसे चाहिए, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीन फिनेंस। ठीक है। या लेट्स से अपसाइकिल कर रहे हो, आप रिसाइकिल कर रहे हो कोई प्रोडक्ट को, और ऐसा कोई प्लांट बना रहे हो, ऐसे कोई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो, ऐसा कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो जो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, तो इस प्रोसेस में जो आपको फिनेंस लगेगा उसको हम ग्रीन फिनेंस का नाम दे देते हैं। हमारे को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने बोला, A sustainable financial system integrates environmental, societal and governmental consideration with economic factors। मतलब अगर आप चाहते हो खाली आज के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबली आपका बिजनेस ग्रो हो, तो उसके लिए जो फिनेंशियल सिस्टम चाहिए वो एनवायरनमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। आपको प्रॉफिट, मुनाफा, इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं खाली एनवायरनमेंट के लिए, ऑफ कोर्स बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा भी चाहिए। ग्रीन फाइनेंस फोकस करता है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स पे, ओके, बट इसमें क्या एक्सक्लूड कर दिया जाता है? सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ओके, एनकम्पास करता है क्लाइमेट फिनेंस। क्लाइमेट फिनेंस जैसे हम समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप फिनेंसिंग कर रहे हैं। अ सबसेट डेडिकेटेड टू फिनेंसिंग क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। और हमारे पास not able to recollect सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG 13 क्लाइमेट इश्यूज पे ही बात करता है। हमारी कंट्री बहुत डिटेल्ड तरीके से, बहुत वन ऑफ द पंचामृत मिशन ऑल्सो इज रिलेटेड टू आवर एनवायरमेंट, all the five actually। यस, तो अब हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO स्टैंडर्ड्स मिले हैं हमारे को ग्रीन फाइनेंस के लिए। ये मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको लर्न करने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ISO TC 207 when I'm referring to 207 TC is technical committee, okay, it is environmental management। 322 is sustainable finance, 309 is governance of organization। So वहाँ पे transparency, accountability is what is गवर्नेंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एड्रेस करता है सस्टेनेबल और ग्रीन फिनेंस सेवरल टेक्निकल कमिटीज के थ्रू। 207, 322, 309। 207 बात करता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में, 222 बात करता है सस्टेनेबल फिनेंस के बारे में, 309 बात करता है गवर्नेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके अलावा हमारे पास ISO स्टैंडर्ड्स में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस दिखाई दिए हैं, मैकमिलन में भी एक आध ISO स्टैंडर्ड्स के बारे में बात हो रखी है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3210 इज अ फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फिनेंस। अभी 14007 है, तो 14008 है और 14097 है, 97। ओके, 7 बात करता है एनवायरमेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। 14008 बात करता है, 14008 बात करता है मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट शेयर में, और 14097 बात करता है असेसिंग एंड रिपोर्टिंग क्लाइमेट चेंजेस इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे आपको 3 to 4 टाइम रीड लगाएंगे, यू विल बी एबल टू रिमेंबर, your brain will be able to sync in case the question comes in, let's say match the following, या फिर
पर्टिकुलरली पूछ लेते हैं, ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्ड सस्टेनेबल फाइनेंस कौन से आईएसओ से रिलेट करता है? तो यू नो इट इज 32210, 3000 सॉरी 32,210। ठीक ना। ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? ये भी एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं। ये बॉन्ड्स हैं, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं, जो कि एक तरीके से डेट का काम कर रहे हैं। बेसिकली लेट्स से आई एम अ कंपनी जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पे या एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक एक्सेट्रा पे काम कर रही हूँ मैं। मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैंने ग्रीन बॉन्ड्स इशू करे मार्केट में और लोगों से पैसे लिए। बट ये जो पैसे लिए हैं, इट इज इन अलाइनमेंट विद डेट, नॉट विद इक्विटी। मैं अपने कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं दे रही हूँ, डेट की तरह इश्यू कर रही हूँ जिसमें मैं ब्याज दी हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग फंड फ्रॉम पब्लिक। ठीक है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और वहां पर अगर हम कोई बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं तो इट विल बी नोन एज ग्रीन बॉन्ड्स। और ग्रीन बॉन्ड्स हमारे पास 3 तरीके के हैं: ऑर्गेनाइजेशन गारंटीड, असेट बैक्ड एंड हाइब्रिड। ऑर्गेनाइजेशन गारंटीड मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल से, क्रेडिट वर्दीनेस से बैक्ड अप है कि भाई साहब अगर ये बॉन्ड्स कंपनी XYZ इशू कर रही है तो XYZ के पास ये पावर है या उसका इतना नाम है कि नाम ही काफी है टाइप्स कि पैसे आ ही जाएंगे। देन यू हैव असेट बैक्ड बॉन्ड्स। यहाँ पे एक तरीके से गारंटी दी जा रही है थ्रू द असेट की अगर हमने आपके पैसे लिए और नहीं दे पाए तो ये स्पेसिफिक असेट्स को लिक्विडेट करके हम आपके पैसे वापस दे देंगे। और हाइब्रिड में दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे डेट और इक्विटी से हाइब्रिड फाइनेंस बन रहा था, वैसे ही हाइब्रिड बॉन्ड्स बन रहा है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन गारंटीड बॉन्ड्स है और असेट बैक्ड बॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन। दोनों के फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। ठीक है। और आसान भी है। बढ़िया बात है कि आसान भी है। इंपॉर्टेंट तो है ही बट आसान भी है। तो गाइस इस पे थोड़ा सा हम टाइम जरूर बिताएंगे व्हेन वी रिवाइज। ओके। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं ग्रीन बॉन्ड्स के। इन्वेस्टर के एंगल से दोनों एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे और इशूअर के एंगल से एडवांटेज देखेंगे। इन्वेस्टर के एडवांटेज देखे तो बैलेंस। इन्वेस्टर मतलब जो पैसे आप और मेरे जैसे लोग जो बिजनेस में पैसे डाल रहे हैं, ये बैलेंस करता है फाइनेंशियल रिटर्न्स को विद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। क्योंकि भैया अल्टीमेटली जितना बिजनेस के लिए एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है उतना आपके और मेरे लिए भी तो है। जो हमारे ESGs हैं, अब ESGs के बारे में जितनी बात ABFM में हो रखी है उससे कई ज्यादा बात हमारे HRM में हो रखी है। तो HRM में भी इसके बारे में बात करेंगे। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ESG। ओके। ESG मीट्स ESG इन्वेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। हर एक बिजनेस मतलब जैसे कोई इन्वेस्टर है उसको पैसे डालना है तो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हो। रिस्क असेसमेंट, डिटेल प्रोसीड्स रिपोर्टिंग से, जैसे हमारे प्रोसीड मतलब जो पैसे गए हैं कंपनी के पास, उस पैसों को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनती है। तो आप अपनी कहीं ना कहीं रिस्क को मिटिगेट कर पा रहे हो, रिस्क को समझ पा रहे हो कि अच्छा हमारे पैसों को क्या हो रहा है, कहाँ तक पैसे यूटिलाइज हो रहे हैं एक्सेट्रा। तो इससे आप एज एन इन्वेस्टर कहीं ना कहीं अपनी रिस्क को समझ पा रहे हो। प्लस अलाउ करते हो हेजिंग अगेंस्ट क्लाइमेट पॉलिसी रिस्क। तो रिस्क खाली पैसों से रिलेटेड को नहीं आप हेज करते। आप मान लेते हैं आपके पास सब कुछ है बट आपके पास एनवायरनमेंट ही नहीं है ऐसा कि बाहर जाया जा सके। जैसे एक सीरीज मैंने अभी रिसेंटली देखी थी ऑन नेटफ्लिक्स, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, वर्ल्ड समथिंग। वहां पे बेसिकली ऐसा था, फार अवे फ्रॉम द वर्ल्ड समथिंग लाइक दिस वाज द नेम ऑफ द सीरीज। तो एक ऐसी जगह पहुंच गए वो, मतलब छुट्टी पे गए थे वेकेशन वीकेंड लगाने के लिए, और वहां पर सुबह उठे तो एवरीथिंग वाज ब्लैक आउट। देयर वाज नो टीवी, देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नथिंग, देयर वाज इट सीम्स सम न्यूक्लियर काइंड ऑफ technology nuclear hamla happened, war happened from some other country and now you are left with nothing. सैटेलाइट बंद हो गया है और आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो। तो वहां पर कोई एक बंकर बना हुआ है जहाँ पे सारा सामान है, अगर सब कुछ खत्म हो चुका है, खाना पानी, एनिमल्स आके कुछ सिग्नल दे रहे हैं। एंड एनीवेज कटिंग डाउन शॉर्ट, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप पैसों का क्या करोगे, क्लाइमेट ही बेनिफिट में नहीं होगा। तो जो क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको कहीं ना कहीं आप हेज कर रहे हो। ऐसे बिजनेसेस में भी पैसे डल रहे हैं
जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. यस, एंड आई नॉट नेम इट, यू कैन, यू ऑलरेडी नो द एग्जांपल्स ऑफ इट. या प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशनल एडवांटेज, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी कैसे आपके फंड यूटिलाइज हो रहे हैं. प्लस इंटरनल गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट क्वालिटी भी इंप्रूव होती है जब मैं इन्वेस्टर के एडवांटेज के बारे में बात करती हूँ. बट यही जब मैं डिसएडवांटेज पे चली जाती हूँ, स्मॉल और नेसेंट मार्केट है, अगर मैं मतलब नई नई मार्केट है, ग्रीन मार्केट, ग्रीन एनवायरनमेंट एक्सेट्रा पे जो काम कर रहे हैं, यूनिवर्सल क्राइटेरिया ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रेपुटेशनल रिस्क भी है, लिमिटेड एनफोर्सेबिलिटी है ग्रीन इंटीग्रिटी की, क्योंकि अगेन बहुत ज्यादा लॉज नहीं है बट इतने ज्यादा नहीं है. एडिशनल ड्यू डिलिजेंस की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज काफी ज्यादा है. अब आप जानते नहीं हो, जिस बिजनेस में आप पैसे डाल रहे हो वो जानते हैं, अब मान लेते हैं वो ले लिया और उन्होंने आपको कोई कहानियां सुना भी दी, बट अल्टीमेटली there is definitely a risk that you do not know about it. Yeah. ना इशूअर्स के एंगल से बोले तो क्या एडवांटेजेस है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ईएसजी प्रिंसिपल्स. व्हाट इज ईएसजी? एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस. इशूअर मतलब जैसे मैं कंपनी हूँ, मैंने इशू करे हैं ग्रीन बॉन्ड्स या ग्रीन इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू व्हिच आई एम कलेक्टिंग मनी. हाई डिमांड है जिसकी वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है और आपको इंक्रीज करना पड़ सकता है अपना इशुएंस. डाइवर्सिफाई इन्वेस्टर बेस, अलग अलग तरीके के लोग आपके पास पैसे डालेंगे, इसकी वजह से सेंसिटिविटी नहीं रहेगी. अट्रैक्ट करेंगे बाय एंड होल्ड, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आज एनवायरमेंट, ऐसे ईवी व्हीकल के बारे में बात करते हैं, आज से 10 साल बाद इट इज गोइंग टू डेफिनेटली अ बूम मार्केट. आज जितनी इससे ज्यादा ग्रो होने वाली है, तो लोग ऐसे नहीं कि आज खरीद रहे हैं कल बेच देंगे, दे आर गोइंग टू होल्ड द शेयर्स, द बॉन्ड्स एक्सेट्रा. इस वजह से वॉलिटिलिटी कम होगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, आप मतलब लोगों का इशूअर में कॉन्फिडेंस, मतलब इस कंपनी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि सस्टेनेबिलिटी पे बात हो रही है. बेनिफिट मिलने वाला इकोनॉमीज ऑफ स्केल का. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जब आप एक ज्यादा बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट घट जाती है, और गवर्नेंस स्ट्रेंथन हो पाएगा क्योंकि आप मॉनिटरिंग करेंगे, प्रॉपर रिपोर्ट्स भी दे रहे होंगे कि आप लोगों के पैसों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. Now let's talk about PPI, that is Public Policy in India, जो कि ग्रीन फिनेंस को एडवांस करने में या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रमोशन पे काम कर रही है. इंडिया ने रिसेंटली एक्टिवली काम करना शुरू किया है ग्रीन फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस पे, तो कहीं ना कहीं वो फ्रेमवर्क 2007 से काम भी कर रही है. कुछ की माइलस्टोन्स और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव 2007 में नोटिफिकेशन आई थी. रिजर्व बैंक ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इसके कंटेक्स्ट में क्योंकि आरबीआई कर रही है तो ऑफ कोर्स बैंक के एंगल से ही बोल रही है. यहाँ पे फोकस ये किया जा रहा था कि बैंक्स को ये बोल रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे डालने हैं या उनको लोन देने में हेल्प करनी है जो एड्रेस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस, क्लाइमेट इश्यूज को. या 2012 में सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर पे आरबीआई ने नोटिफिकेशन में लेकर आए. यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर क्राइटेरिया हर एक बिजनेस के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि एसडीजी जो मैंने बताया ना, हमारे पास 17 एसडीजी है, उनमें से एक एसडीजी 13 पे इंडिया खतरनाक तरीके से काम कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट, ऑल द 17, जैसे स्वच्छ भारत का इरादा बढ़िया, दैट हैज हैपनिंग इन एसडीजी 7, एसडीजी 6. या तो एसडीजी 13 में ऐसे हम क्लाइमेट इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं ना. कंपनीज एक्ट 2013 में हमारे पास सीएसआर है. सीएसआर इज नॉट a criminal offense of course, but it is definitely a civil crime. Why? Because businesses, when they are making money, they'll have to give back to the society, and on that CSR works. तो CSR reporting etc पे कंपनीज एक्ट गवर्नेंस लेकर आ रहा है. 2015 में PSL एक्सपेंशन हुआ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसके बारे में आप पीपीबी में भी जेआईबी में पीपीबी में बहुत अच्छे से बात करके आए हैं. रेन्यूएबल एनर्जी, माइक्रो जनरेशन इंक्लूड हो गया आपके पीएसएल फ्रेमवर्क में. टोटल 8 जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देनी है, उसमें रेन्यूएबल एनर्जी भी आ गया. एंड 2015-16 में एनुअल रिपोर्ट आरबीआई ने एक्नॉलेज की कुछ फाइंडिंग्स ऑफ G20 ग्रीन फाइनेंस स्टडी ग्रुप, GFCG
GFSG 14, जिसमें हाईलाइट किया गया ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन फाइनेंस। मतलब आरबीआई तो खतरनाक तरीके से इस पे काम करिए, जिसकी वजह से हमारा बैंक एज अ बैंकर, एज अ बैंकिंग रोल भी यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहा है। 2018-19 में भी एक रिपोर्ट आई ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। यहाँ पे फिनेंशियल रिस्क जो क्लाइमेट चेंज से बैंक के ऊपर लगी हुई है उस पे बात की गई, और बोला गया कि ग्रीन फाइनेंस पे डेफिनेटली बैंक्स को काम करना है, सपोर्ट करना है सस्टेनेबल डेवलप। ये पीपीआई के बारे में आपको अ कपल ऑफ रीड्स विल बी फाइन। ओके, बट एक पढ़ना जरूर है, क्योंकि यहाँ से लास्ट 5-7 क्वेश्चंस आपको यहीं से दिखेंगे, मॉड्यूल डी के लास्ट 3 चैप्टर्स। Okay, moving forward. Now, India's nationally determined contribution, इसे हम NDC बोल रहे हैं, post Paris agreement. तो COP21, Copenhagen, let not go in the detailings of it. Let's talk it as Paris agreement 2015 में global commitment करी कि हम लिमिट करेंगे अपना टेम्परेचर राइज बिलो 2% above pre-industrial levels, with aspirational target of 1.5 degree Celsius. It is too high, मतलब हमारे जो हम सोच रहे हैं बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, बट देन यस, इंडिया के एनडीसी गोल्स में है लो कार्बन एमिशन ट्रैजेक्टरी, बैलेंसिंग डेवलपमेंट नीड्स। ऐसा ना हम लो ट्रैजेक्टरी तो कर रहे हैं कार्बन, बट डेवलप दैट शुड आल्सो नॉट हैपन। इंटीग्रेट कर रहे हैं एनवायरमेंटल कंसिडरेशन अपने नेशनल ग्रोथ में, कमिट कर रहे हैं कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, ठीक है, रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाएंगे। कुछ 8 की पैरामीटर्स हैं जो हमारे एनडीसी में डिस्कस हुए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 से 4 बार आप डेफिनेटली पढ़ेंगे। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, क्लीनर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी का कम करना है, इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जिसे मैं बोल रही थी, एनहांस कर रहे हैं फॉरेस्ट कार्बन सिंक, अडेप्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, मोबिलाइज कर रहे हैं फाइनेंस, मोबिलाइज मूव कर रहे हैं, और इसलिए तो कैश लाइट कैशलेस इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। तो कॉप 21 हुआ था 2016 में, कॉप 2026 हुआ 2021 में। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 कमिटमेंट्स दी थी, हेयर वी गेव 3 कमिटमेंट्स एज अ कंट्री। अब हम 5 पंचामृत कमिटमेंट्स लेकर बैठे हैं, जो यहाँ से आप लगा के चलिए, इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी, वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो पहले क्या था, हमने बोला था कि 2030 तक हम 33 से 35% अपना एमिशन, कार्बन एमिशन कम कर देंगे ऑफ इट्स जीडीपी। इंक्रीज करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी 40% तक बाय 2030, और 175 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाएंगे। अगर ये नहीं भी याद होता है तो भी सही है, बट हमें COP 26 याद करना है जो 2021 में हुआ है। हमने यहाँ पर 35 की जगह 45% बोल दिया, कार्बन डेंसिटी लेस देन 45% रहेगी 2030 तक। 50% कंट्री की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करेंगे 2030 तक। फर्स्ट 4 2030 तक ही है, और एक 2070 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी पहले हमने 125 प्रॉमिस करी थी, अब हमने बोल दिया है इसको 500 गीगावाट तक हम इंक्रीज कर लेंगे। रिड्यूस करेंगे टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन से, और हमें कार्बन न्यूट्रल मतलब 0 कार्बन एमिशन बन जाएंगे कंट्री बाय 2070। ये हमें लर्न करना है, ये हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू लर्न। Okay, we have to learn this. Okay, now let's take some questions. 14001 किसके बारे में बात कर रहा है? 14001 बात कर रहा है an international standard that specifies auditing best practices for organizations, environmental management system and policies. Again, learn, ये मैकमिलन का क्वेश्चन है, मैकमिलन का क्वेश्चन है, ठीक है। Then
Greenwash is a company's attempt to improve its environmental image as a means of promoting itself and its products and are gaining customers without necessarily having a genuine substance to back up its claims. Greenwash thus is a necessary economic activity that should be supported and conducted positively and responsibly, a prohibited action that is unpleasant, a sort of advertising that is ignorable or practiced by multinational firms to avoid tax. Of course, it is ये अगर ढंग से करेंगे तो अच्छा है. Yes. Next, which of the following is not a renewable energy? Wave है, wind है, solar है, coal नहीं है renewable. Not पूछा था इसलिए coal होने वाला है. Okay. Now, which of the was the first Indian bank to issue green infrastructure bonds? It was Yes Bank. Learn. Again, Macmillan question. अभी के अभी अपने दिल में उतार लो इसको. अभी के अभी. ठीक? Green bonds are fixed income infrastructure whose proceeds finance new and existing green initiatives that qualify. Which of the following activity is not covered by the green bonds objective? कौन सा cover नहीं हो रहा है? Efforts to combat air pollution है, climate alteration है, changes to demography मतलब लोगों का preference, taste, और extinction of species and depletion of natural resources not बोल रहा है. तो best answer क्या होगा दोस्तों? C seems fair. Yeah. Now, framework for sustainable finance is discussed in which of the following? ISO, it is 32,210. Okay. Learn दोस्तों. ठीक है. ISO dash released in August 2022 provides guidance on identifying and assessing environmental aspects and impacts and performance criteria for projects, assets and activities. It is ISO 14,000. Again, learn. थोड़ा ISO यहाँ पे learn करने वाले ही हैं. Which one of the following is not one of the 8 parameters highlighted in NDC? Sustainable life है, cleaner economic development है, reduce emission intensity है. ये तो सारे हैं. Not पूछ रहा है इसलिए none of the above would become the right answer. We've already studied all of these 8 here. Important. ठीक. And that's pretty much it from my side for today. Okay, unit 24 is also is done. Telegram group join कर लीजिए. CM में दिशा दुआ Telegram group भी join कर लीजिए. और बाकी मैं आपसे मिलती हूँ next session में और हम वहाँ पर कर देंगे अपना module D and ABF done. ठीक. Thank you so much, dear bankers. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend teacher, Disha Dua, signing off for today. Bye bye.